कि ऐसा नहीं है कि आप सीईटी के अंदर आप टॉप कर गए मानो तो आपको जो फाइनल आपका सिलेक्शन हो गया किसी भी एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए साफ साफ बताया हुआ है कि इस परीक्षा में अर्जित अंकों किसी भी पद में अंतिम। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिग्नेचर पॉइंट में। और गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो आदेश आ चुका है, जो सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो समान पात्रता परीक्षा है, उसका जो ऑर्डर जो हम काफ़ी दिन से जो चर्चा का विषय बना हुआ था कि जो हमारे पटवारी एग्ज़ाम है उसका एक एग्ज़ाम होगा या फिर ग्राम सेवक के 2 एग्ज़ाम हो गए, 1 एग्ज़ाम होगा। सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर इस आदेश जो ऑर्डर आया है या आज के जो ऑर्डर है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ खामी होती है, लेकिन उसके कुछ प्रॉफिट्स भी होते हैं। तो गाइज यहाँ पे प्रॉफिट्स ज़्यादा है, खामी कम है। इस वीडियो को देखने पे आपको पूरा जो इसमें क्या ऑर्डर में आया है वो आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम खराब करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइज। तो गाइज इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जो ये जो सीईटी आया है कॉमन एलिजिबिलिटी यानी समान पात्रता परीक्षा जो ये लाए हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जैसे पटवारी निकल गया, ग्राम सेवक निकल गया, अपने राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम निकल गए, तो हम क्या होते थे, सबके अलग अलग फॉर्म भरते थे। अब सबके अलग फॉर्म भरते तो सबकी फ़ीस अलग अलग लगती थी, तो वही यहाँ पे इस रीज़न से ये लाना पड़ा। तो देखिए इन पदों की भर्ती जो इच्छुक अभ्यर्थियों को विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती में प्रत्येक पद के लिए अलग पृथक कई बार आवेदन करना तथा परीक्षाओं की प्रक्रिया शामिल होना पड़ता था। इससे क्या होता था गाइस, आपका समय भी खराब होता था और आपके पैसे भी ज़्यादा लगते थे। आगे देखिए गाइस, राजकीय सेवाओं में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों द्वारा बार बार आवेदन करने, परीक्षा में सम्मिलित होने, आवेदन शुल्क, परीक्षा हेतु यात्रा वे जो आप दूर दूर आपके सेंटर आते थे वो, और भर्ती संस्थाओं द्वारा लाखों अभ्यर्थियों का अलग अलग पद हेतु पृथक परीक्षाओं का आयोजित करने वाला जो समय, श्रम और व्यय को उसको कम करने के लिए सीईटी जो समान पात्रता परीक्षा है वो लाया गया है गाइस। ये अब जो हम इसके पॉइंट है वो पॉइंट देख लेते हैं। ये जो सीईटी है इसके अंदर कौन कौन से जो पॉइंट है, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए गाइस। पहला पॉइंट जो इन्होंने बताया है, पहला पॉइंट देखने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट और जो मिनिस्ट्रियल जो सर्विसेज हैं, जो गैर तकनीकी यानी जो टेक्निकल नहीं है की भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने में समान पात्रता से भाग लेना होगा। किसी भी अभ्यर्थी को अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में अर्जित अंकों के आधार पर किसी पद की भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु पात्र माना जाएगा। इसलिए ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसका इतना सा मतलब है कि आपको अगर कोई एग्ज़ाम है, जो राजस्थान का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपको अगर आप उसमें बैठना चाहते हो तो आपको सीईटी अनिवार्य रूप से आपको देना होगा। केवल इतना सा इस लाइन का मतलब है। सेकेंड लाइन हम देखने जा रहे हैं गाइस, स्नातक तथा उच्च शैक्षणिक योग्यता में अनुसूची 1-2 में निम्नलिखित पदों के लिए समान पात्रता पृथक होगी। यानी कहने का मतलब जो ग्रेजुएशन वाली होगी, जो ग्रेजुएशन वाली एग्जाम है, कहने का मतलब जैसे पटवारी को भी गाइस ग्रेजुएशन पे कर दिया है और पटवारी भी हमारी ग्रेजुएशन हुई, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट हो गई, इसके लिए और भी जो एग्ज़ाम होते हैं तो वो हमारे जो ग्रेजुएशन लेवल पे है। तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए तो अलग से जो सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, और जो 12th बेस पे है, जो आपकी जो 12th और 10th बेस पे उनकी अलग से एग्ज़ाम होगी। ये दूसरी लाइन का मतलब है गाइस। तीसरी लाइन का मतलब हम देखने जा रहे हैं, समान पात्रता परीक्षा का आयोजन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB द्वारा किया जाएगा। बोर्ड द्वारा परीक्षा का आयोजन सामान्यतः 1 वर्ष में 1 बार होगा। यानी गाइज आपको इसमें यह है कि RSSB बोर्ड के थ्रू जो ये इसका जो सीईटी का जो पेपर होगा, जो सीईटी परीक्षा उसका आयोजन RSSB बोर्ड है उसके थ्रू करा जाएगा, और ये वर्ष 1 साल में 1 बार होगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया गाइज। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हम देखने जा रहे हैं, समान पात्रता परीक्षा एक चरणीय और बहुविकल्पी प्रश्न पर आधारित परीक्षा होगी। यानी गाइज इस कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इसमें एक ही पेपर होगा, ऐसा नहीं है 2-2 3-3 पेपर नहीं होंगे, एक चरण होगा। ऐसा नहीं है जैसे अपने उदाहरण के लिए जैसे एनटीपीसी है, एनटीपीसी में अपना प्री हो गया, प्री के बाद क्या हो गया, मेंस हो गया, यानी 2 स्टेज हो गए। तो यहाँ वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे एक स्टेज में आपका पेपर होगा, पहली बात। और जो दूसरी बात इन्होंने कही, बहुविकल्पी, यानी कहने का मतलब आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी 4 जो ऑप्शन होते हैं उस आधार पे आपका जो टेस्ट होगा, और जो इसका सिलेबस है ये लोग अलग से डिफाइन कर देंगे। अभी इसमें इन्होंने सिलेबस नहीं बताया। 5वां पॉइंट है, इसका इतना सा मतलब है कि इसमें एक प्रकोष्ठ तैयार किया जाएगा, एक सेल तैयार किया जाएगा। उसमें क्या होगा, एक वरिष्ठ एक अधिकारी होगा जो वो रिपोर्ट किसको देगा, RSSB को रिपोर्ट देगा, और उसके साथ में रिपोर्ट
रिपोर्ट होगा, रिपोर्ट के साथ में इसमें ये बोल रखा है कि इसकी 3 और इसके मतलब उनके नीचे जो 1 होगा उसके नीचे 3 और होंगे, ये बताया। लेकिन ये अपने काम की चीज़ नहीं है गाइस, इसमें अपने काम की चीज़ नहीं है, ये तो वो करेंगे खुद के स्तर पे। इसमें बताया हुआ है कि भाई क्या क्या होगा, कैसी प्रक्रिया चलेगी। इसके 3 भाग होंगे। 3 भाग कौन कौन से? पहले तो देखो परीक्षा होगी, फिर ये बोल रहे हैं जो प्रश्न सामग्री है, यानी प्रश्न सामग्री अलग अलग जगह से प्रश्न सामग्री ली और उनका समन्वय किया। समन्वय यानी उन सारी सामग्री को एक जगह किया। ये हमारा 5th पॉइंट हो गया। 6th पॉइंट हम देखने जा रहे हैं। 6th पॉइंट से देखिए क्या मतलब है, हम 6th पॉइंट देखते हैं। 6th पॉइंट हम समझने जा रहे हैं गाइस, जो RSSB है द्वारा जो सेट पेपर होगा उसके पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा। जैसे आपका पेपर लग गया और ये सार्वजनिक कर देंगे, जो भी PDF वगैरह जो भी इनकी जिस माध्यम से ये देंगे दे देंगे। ये बोल रहे हैं कि इसके न्यूनतम उत्तरांक नहीं होंगे, बल्कि किसी पद विशेष की भर्ती के समय अंकों के आधार पर। यानी कहने का मतलब ये है गाइस, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा जिसके 36% फिक्स कर दिया भाई, जो 36% वाला उत्तीर्ण हो जाएगा या 37% वाला उत्तीर्ण है। नहीं, ये क्या होगा कि जो CET जो पेपर होगा उस CET पेपर के आधार पे ये देखेंगे, उस आधार पे कि नंबर कितने आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग इसकी कट ऑफ जो होगी वो निर्धारित की जाएगी। पहले से डिफाइन नहीं होगी कि इतनी कट ऑफ जाएगी। जैसे भर्तियों में होता है कि 36% वाला पास है या जो भी है। ठीक है गाइस, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट भी हमने समझ लिया। हम 7वां पॉइंट देखने जा रहे हैं। समान पात्रता परीक्षा में अर्जित अंकों की वैधता 3 वर्ष रहेगी। मतलब है तो आपको सीधा से समझ में आ रहा है कि इसकी जो जैसे अपने रीट है उसकी भी वैधता है, उसी प्रकार से जो है जो CET होगा उसकी भी अपनी वैधता कितने साल की होगी? 3 साल की होगी। कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा में एक बार अर्जित अंकों के आधार पर अन्यथा पात्र 3 वर्ष से संबंधित, तो ये वो 3 साल तक वो इसमें आवेदन कर सकते। पॉइंट समझ में आ गया। तो हम अब 8 पॉइंट पे हम मूव कर रहे हैं। तो 8 पॉइंट में बोला इस परीक्षा में बैठने हेतु अवसरों की कोई सीमा नहीं होगी, यानी इसमें कोई अवसरों की सीमा नहीं होगी। लेकिन लास्ट इन्होंने आप इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आयु संबंधित अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपने रैंक और अंक सुधार हेतु कितनी भी बार सामान्य परीक्षा में भाग ले पाएगा। जो सामान्य पात्रता परीक्षा है उसमें भाग ले पाएगा, जिस अवसर में अधिक अर्जन उसे हेतु गिना जा सकेगा। यानी कहने का मतलब वो बार बार जैसे उसका इसमें एक एग्जाम में उसके एक CET हुआ उसमें कम अंक आ गए तो वो अगले CET में अच्छे अंक लाने के लिए प्रयास करेगा। यानी जो वो क्या करेगा, अपनी रैंकिंग और जो अंक है उनमें सुधार करेगा गाइज। ये इसमें बताया गया है। आगे का हम देखते हैं आगे का क्या बताया है। इसमें जो 9th पॉइंट हम देखने जा रहे हैं गाइज, तो समान पात्रता परीक्षा के लिए आयु और अन्य मापदंडों के समय में राज्य में प्रचलित आरक्षण का प्रावधान लागू होंगे। यानी कहने का मतलब आयु सीमा वही जो SC ST है हमारा उसको 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की, और अब तो जो अपने EWS वाले भाई हैं उनको भी कितनी 5 साल की छूट हो गई और गर्ल्स को 10 साल की। तो वो उसका अकॉर्डिंग ये रहेगी। 9th पॉइंट भी हमारे वीडियो देखिए, आपको आराम से समझ में आ रही होगी हर चीज़। 10वां पॉइंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। सबसे पहले ये जो बात है कि केवल एक पात्रता परीक्षा होगी, ये मैं आपको बता चुका कि जो एक ही पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। आगे देखिए, इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात केवल इस परीक्षा में शामिल होने अथवा उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी पद पर चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यानी गाइस इस लाइन का मतलब, इस लाइन में इन्होंने सब कुछ बता दिया है कि ऐसा नहीं है कि आप CET के अंदर आप टॉप कर गए मानो तो आपको जो फाइनल आपका सिलेक्शन हो गया किसी भी एग्जाम में, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए साफ साफ बताया हुआ है कि इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद में अंतिम चयन गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ये केवल घुसने का रास्ता है। यानी कहने का मतलब जैसे कोई एग्जाम आई उसमें जैसे सीटें जो निर्धारित होगी उस अकॉर्डिंग ये लेंगे, कितने गुना लेंगे उस अकॉर्डिंग इनकी कट ऑफ आ गई CET। उसके बाद में जो भी इनके पेपर वेपर का जो भी रहेगा वो ये हो जाएगा। ये केवल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी ये केवल एंटर की एग्जाम है। अंदर जो एग्जाम होंगे वो अलग है। देखिए साफ साफ लिखा है, अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया हुआ। केवल इस परीक्षा में शामिल होने अथवा उच्च अंक प्राप्त करने पर किसी भी अभ्यर्थी को किसी पद पर चयन के संबंध में कोई अधिकार नहीं मिलेगा कि भाई मैं तो इसमें ज़्यादा नंबर आए तो मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। ये अपना 10 पॉइंट भी हो गया। 11वें पॉइंट को हम देखते हैं गाइस। 11वें पॉइंट में क्या बताया हुआ है, 11वें पॉइंट पे मूव करने जा रहे हैं। 11वें पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि ये जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यानी एक बार आपका जो रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको बार बार आवेदन करना नहीं पड़ेगा। आपको एक बार में ही एक है ना यूनिक पहचान संख्या दे दी जाएगी। जैसे किसी की 112 है तो ये उसकी यूनिक संख्या हो गई, तो वो उसी से पहचाने जाएगा। बस इस पूरी लाइन का इतना सा मतलब है, जिसके कारण क्या होगा, बार बार की जो प्रक्रिया है ना, जैसे आपने देखा होगा अपने जो
जो SSO ID है, अपन जैसे अपने पासवर्ड वगैरह डालते हैं उससे जो पूरा अपना डाटा है आपने देखा ऑटोमेटिक फिलअप आ जाता है। तो ऐसे ही इसमें क्या होगा कि जो भी इसमें क्या होगा, आपको वन टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी एक बार आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर जो भी आपका डाटा वगैरह है वो आ जाएगा। इससे क्या होगा कि जो आपका जो समय वगैरह जो भी है उसमें भी आपको बचत होगी। तो ये सारा इसमें बताया गया है कि आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा तथा आपको एक यूनिक संख्या पहचान एक आपको यूनिक पहचान संख्या दी जाएगी। ये इस पॉइंट का मतलब हमने देख लिया। 12वां पॉइंट हम देखने जा रहे हैं गाइस, संलग्न सूचियों में वर्णित समानांतर सेट से संबंधित सेवा नियमों। ये तो गाइस बस इतनी सी बात बताइए कि जो समान पात्रता जो CET है इसके अंदर जो भी जो नियम वगैरह होंगे, तो ये नियम बनने का जो अधिकार है किसके पास है, कार्मिक विभाग है। कार्मिक विभाग इसके नियम बनाएगा, उसके पश्चात ही जो CET का जो आयोजन किया जाएगा। आगे हम मूव करते हैं गाइस, आज जो 13वां पॉइंट है हम वो देखने जा रहे हैं। समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान पहले से विज्ञापित पदों पर भर्तियों पर लागू नहीं होंगे। यानी जो पहले से ही जो विज्ञापित हैं, जो भी भर्तियां हैं जो पहले से विज्ञापित है, जो पहले से चल चुकी है, मतलब जो या फिर अंडर प्रोसेस है, यानी चल रही है अभी प्रक्रिया दिन है, यानी किसी का 2 फेज है तो उसका 1 फेज हो चुका है, तो उनमें ये लागू नहीं होगा। वो कार्य नियमानुसार जैसे भी चल रहा है वो उसी तरीके से चलेगा, उन पर ये लागू नहीं होगा। आगे जो लास्ट पॉइंट है, 4th जो पॉइंट है हम देखने जा रहे हैं, राज्य सरकार से संबंधित राजकीय उपक्रमों और जो स्वायत्तशासी जो संस्था है, नियम है, बोर्ड है और जो बैंक है आदि द्वारा अपने संस्थानों में कार्मिकों की जो नियुक्ति है उसमें भी CET है हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके अंकों का उपयोग किया जाएगा। तो अगर आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या है इसकी जो बेनिफिट्स है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे कि इससे आपकी समय की भी, अगर हम बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो गाइस इसमें एक तो आपका देखिए टाइम बच रहा है, समय पूरा बच रहा है, आपके पैसों की भी बचत हो रही है, बार बार आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ रहा है, बार बार आपको फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा इसके अंदर। और जो भी होगा, और गाइज और अगर हम खामी की बात करें तो जैसे मानो अगर किसी की तबीयत वगैरह अगर ख़राब रहती है किसी बच्चे की, तो मानो अगर वो CET में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो वो उसके लिए गलत है। बट ऐसा है कि वो अगली बार जैसे बताया गया वो अगली बार अच्छे प्रयास करके वो इसमें कर सकता है और वापस से। तो गाइज अगर हम पूरे मायने पे अगर हम देखें तो CET ठीक ही है। तो गाइज और देखते हैं क्या है। तो ओके गाइज, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नई अपडेट के साथ नई वीडियो में।